देश के सबसे बड़े वकीलों में शुमार राम जेठमलानी भी आज आसाराम को सलाखों से बाहर नहीं ला पाए। आसाराम की जमानत की याचिका पर सुनवाई फिर से टल गई है और अब इस याचिका पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यानी अगले 12 दिन आसाराम उन्हीं सलाखों के पीछे रहेंगे जिससे बाहर निकलने की छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। जेल से निकलने के लिए आसाराम ने झूठ का ऐसा ताना बाना बुना कि उन्हें उम्मीद थी कि इसी के दम पर वो आजाद हो जाएंगे, लेकिन अदालत में आसाराम एंड कंपनी की दाल नहीं गली। निचली अदालत ने आसाराम को 30 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है, यानी कम से कम 30 सितम्बर तक तो आसाराम अभी जेल में ही रहेंगे। Only telling you one thing, that at the moment the matter has been adjourned after the public prosecutor's argument because we want to file more evidence. नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को जेल से बाहर निकलवाने के लिए उनके वकील राम जेठमलानी पूरा जोर लगा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जेठमलानी ने दलील दी कि पीड़ित बालिग है, वो मानसिक रूप से बीमार है। जेठमलानी ने यह भी दलील दी कि आसाराम को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन देश के जाने माने वकील जेठमलानी का झूठ एक के बाद एक बेपर्दा हो रहा है। पीड़ित का 10वीं के सर्टिफिकेट में उसकी जन्मतिथि 4 जुलाई 1997 दर्ज है, यानी वो नाबालिग है। दूसरी ओर दिल्ली में हुए मेडिकल टेस्ट में ये साबित हुआ कि पीड़ित की मानसिक अवस्था सामान्य है। लेकिन कमाल की दलीलें देने वाले जेठमलानी ये भूल गए कि दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। मुजफ्फरनगर दंगों से निपटने को लेकर घिरी अखिलेश यादव सरकार अब लोगों को भड़काने के आरोपी नेताओं पर कार्रवाई के मूड में दिख रही है। सरकार ने बीजेपी और बीएसपी विधायकों की गिरफ्तारी की मंजूरी दे दी है। इस मामले में बीजेपी बीएसपी के 2 विधायकों और भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत सहित 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इन नेताओं की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। दूसरी ओर पुलिस ने आज आरोपी विधायकों की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ में जगह जगह घेराबंदी की। विधानसभा के बाहर भी पुलिस का पहरा रहा। मुजफ्फरनगर दंगों में 4 बीजेपी विधायक आरोपी हैं। ये बीजेपी विधायक हैं हुकुम सिंह, संगीत सोम, सुरेश राणा और भारतेंद्र सिंह। इसके अलावा बीएसपी सांसद कादिर राणा, बीएसपी विधायक सलीम राणा, जमील अहमद और कांग्रेस नेता सईदुज्जुमा सहित कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोपी बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर यूपी विधानसभा के सामने जमकर ड्रामा हुआ। दंगे के लिए जिम्मेदार 16 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने के बाद आज मुजफ्फरनगर पुलिस जब यूपी विधानसभा के सामने बीजेपी विधायक संगीत सोम और कुमार भारतेंदु को गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। हमारे विधायक गिरफ्तारी देने में संकोच नहीं करेंगे, हमारे नेता हमारे साथ हैं, लेकिन इससे अगर कोई दुष्परिणाम आएंगे तो इसके लिए पूरी तरह से अखिलेश यादव की सरकार जिम्मेवार होगी। मुजफ्फरनगर दंगों में जिन 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उनमें से एक बीजेपी के विधायक संगीत सोम भी शामिल हैं। संगीत सोम पर दंगों को भड़काने के लिए फर्जी सीडी बांटने का आरोप है। हालांकि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बीजेपी विधायक ने इनकार किया है और दंगे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का समाजवादी सरकार पर आरोप लगाया है। मैंने कोई अपलोड नहीं किया, इसकी जांच हो जानी चाहिए। ये तो सारी चीजें जांच की चीजें, जांच हो जानी चाहिए। अगर मैंने किया है तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वास्तविकता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपलोड किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मुजफ्फरनगर दंगे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी करार दिया है। राजनाथ सिंह ने इस मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। राजनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचा। मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े कथित स्टिंग ऑपरेशन में नाम उछलने के बाद विपक्ष के निशाने पर आए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। आजम खान ने सफाई दी है कि उनके अधिकारियों और दफ्तर के टेलीफोन नंबरों की जांच की जानी चाहिए। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने किसी पुलिस अधिकारी को टेलीफोन किया था तो उन्हें जो सजा देना चाहे दे दी जाए। अगर हमने किया है तो जो बड़ी से बड़ी सजा हो उसके लिए हम तैयार हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगे को रोकने में नाकामयाब रही समाजवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि कथित स्टिंग ऑपरेशन में मुजफ्फरनगर के कुछ पुलिसकर्मियों को ये कहते हुए दिखाया गया है कि खान ने उन्हें दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका था। इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इसको जाना चाहिए। जैसा आदरणीय राजनाथ सिंह ने कहा है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे को भले ही 20 दिन हो गए हों, लेकिन इसे लेकर दौरों की सियासत और सियासी बयान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी मुजफ्फरनगर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें गाजियाबाद में ही रोक दिया गया। शाही इमाम ने दंगों के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कैबिनेट मंत्री आजम खान पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान को क्यों ढो रही है, उन्हें बाहर क्यों नहीं कर देती। जिसके नाम से भी मुसलमान नफरत करता है उसके जिम्मेदार 12 मुलायम सिंह उस जिम्मेदारी से बच नहीं करते हैं। उसके बाद भी आप उसको कंधे में उठाए फिरें। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर अखिलेश सरकार पर विपक्ष के हमले लगातार जारी हैं। बीएसपी, आरएलडी और बीजेपी ने दंगों के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार दंगा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। सरकार द्वारा आयोजित था, मुलायम सिंह जी सरकार 1.5 साल में बिल्कुल विफल हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी से साठगांठ करके ये दंगा हुआ नहीं, दंगा कराया गया। कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो,
अगर दोषी पाया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान नागर पर लगे रेप के संगीन इल्जाम पर विपक्ष मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन न ही बाबूलाल ने अभी तक इस्तीफा दिया है, न ही सरकार ने उनसे इस्तीफा लिया है। बाबूलाल आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। एक तो बेबुनियाद आरोप लगाकर ये आतंक आदि है। पहले भी इसने बनीपार थाने में 376 का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं सूबे के सीएम अशोक गहलोत मंत्री का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। हम ये कहते हैं कानून को अपना काम करने दो, हम कोई नहीं चाहे कोई हस्तक्षेप करे उसके अंदर। राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्री पर लगे रेप के संगीन आरोप ने सूबे की सियासी तपिश बढ़ा दी है। विपक्ष ने सरकार पर हमलावर तेवर अपना लिया है। बीजेपी ने बाबूलाल के इस्तीफे की मांग करते हुए सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। बीजेपी महिला इकाई ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा का आरोप है कि खुद सीएम गहलोत आरोपी मंत्री को बचाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा? राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने इसे बेहद शर्मनाक बताया है। ये शर्म की बात है कि राजस्थान को आज महिला उत्पीड़न के अंदर पूरे देश के अंदर नंबर 2 माना जाता है। ये मुख्यमंत्री के इशारे से हो रहा है। मैं सीधे तौर पे आरोप लगा रही हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर खामोश है इन घटनाओं पे तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री ही है। दिल्ली पुलिस भले ही एनआरआई छात्र अनमोल सरना के मर्डर केस को सुलझाने का दावा कर रही हो, लेकिन चश्मदीदों के बयान उसकी थ्योरी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कालकाजी के जिस अपार्टमेंट में शुक्रवार रात अनमोल की जान गई थी, उस दिन उसी अपार्टमेंट में रहने वाले चश्मदीद का कहना है कि उन्होंने अनमोल को हंगामा करते देखा था। गार्ड के साथ उसकी हाथापाई भी हुई, लेकिन पीसीआर वैन में बैठते वक्त अनमोल सरना जख्मी नहीं था, जबकि पुलिस के मुताबिक उसे जख्मी हालत में पुलिस लेकर अस्पताल गई थी। इसके शरीर पे खून था, लेकिन इसके सर पे खून नहीं था, सर पे कोई चोट नहीं थी। और फिर ये खड़ा हो गया और फिर गाली गलौज करने लगा, चिल्लाता रहा चिकी माधव। लोग परेशान थे यहाँ पर। फिर उसने भागना शुरू किया, इस गेट तक गया। यहाँ गेट पर जाकर उसने जोर जोर से चिल्लाया और अपना सर मारा। दिल्ली के पास नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर आज एक भयानक हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार में दौड़ रही कार अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकराकर फ्लाईओवर की रेलिंग में जा फंसी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार में 5 लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कार फ्लाईओवर की रेलिंग में इतनी बुरी तरह फंसी थी कि कार को बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन के सहारे कार को नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक कार में सवार एक शख्स की मौत हो चुकी थी, जबकि 4 को बचा लिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 4 में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी सिकोहाबाद से ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी बेचने के लिए आ रहे थे। झारखंड की राजधानी रांची में रफ्तार के कहर ने एक शख्स की जान ले ली, जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। रांची शहर के कटहल मोड़ के पास हुए इस हादसे के बाद लोगों ने खूब हंगामा बरपाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की जीप को भी नुकसान पहुंचाया। दरअसल ये हादसा जिस गाड़ी से हुआ वो झारखंड के मानव संसाधन मंत्री श्रीमती गीता श्री उरांव की थी, जिसे उनका ड्राइवर चला रहा था। हादसा गाड़ी के संतुलन बिगड़ने से हुआ। हादसे में झारखंड पुलिस के जवान विजय कुमार राय के 7 साल के बेटे की मौत हो गई और विजय रांची के रिम्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने खूब बवाल किया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्त में लेते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी से शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। श्रीनगर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। अपने घर में नजरबंद किए गए गिलानी के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। हंगामा प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। गिलानी समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किए। हंगामा कर रहे लोगों पर काबू पाने में पुलिस को नाक को चने चबाने पड़े। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर ये बवाल शांत हुआ। दरअसल शोपियां में सेना की कार्रवाई में 4 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में गिलानी और उनके सहयोगियों ने विरोध मार्च का ऐलान किया था। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और एहतियातन गिलानी को नजरबंद कर दिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने बम विस्फोट मामले में लश्कर तैयबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को मदद करने से संबंधित एक अन्य मामले में पुलिस हिरासत समाप्त होने पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने टुंडा को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन के सामने पेश किया। विशेष शाखा ने कहा कि उन्हें अवैध घुसपैठ के मामले में टुंडा से हिरासत में और पूछताछ की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे साल 1997 बम विस्फोट मामले में पूछताछ करनी है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज गणपति का विसर्जन किया गया। 10 दिनों की धूम के बाद अगले बरस तू जल्दी आना की कामना के साथ भक्तों ने गणपति बप्पा को आखिरी विदाई दी। विसर्जन के दौरान मुंबई के अलग अलग इलाकों से भक्तों ने अपने गणपति को भारी मन से विदाई दी। बप्पा की विदाई समारोह की खुशी में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए थे। चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर में भक्तों ने बप्पा को अलविदा कहा। घर से काम पर निकले लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक रूट में भी कई बदलाव किए थे। चाहे वो जूहू हो या फिर गिरगांव चौपाटी, हर जगह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अगले बरस तू जल्दी आना की कामना को लेकर हर तरफ गणपति बप्पा मौर्य के नारे लगे।
हैदराबाद के एक पंडाल में सजाए गए भगवान गणेश का लड्डू 9,26,000 रुपए में नीलाम हुआ। दरअसल हैदराबाद के बालापुर में हर साल गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और विसर्जन के दिन भगवान गणेश की लड्डू की नीलामी होती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। भगवान गणेश के भक्त तिगला कृष्णा रेड्डी नाम के भक्त ने 9.25 लाख की बोली लगाकर इस खास लड्डू को खरीदा। खास तरह से तैयार लड्डू को खरीदने के पीछे मान्यता है कि इस लड्डू को खरीदने वाले के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। यही वजह है कि 1994 में लड्डू नीलामी की ये प्रथा महज 450 रुपए की नीलामी वाली खरीद के साथ शुरू हुई थी, जो इस साल बढ़ते बढ़ते 9,26,000 रुपए तक जा पहुंची। खास बात यह है कि बालापुर के लोग नीलामी से मिली इस पूरी राशि का उपयोग गाँव के विकास पर ही करते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट को भी कर सकते हैं अलविदा। सचिन तेंदुलकर अपने शहर मुंबई में शायद अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने सचिन पर संन्यास का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि सचिन 200वें टेस्ट में संन्यास की घोषणा कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने हाल ही में अपने भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए उनसे मुलाकात की। बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी राजीव शुक्ला ने भी इस तरह के अटकलों को सिरे से खारिज किया है। ये पूरी तरह से गलत स्टोरी है, एकदम निराधार स्टोरी है। संदीप पाटिल की कोई बात सचिन तेंदुलकर से नहीं हुई है। बीजेपी नेता पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भी संन्यास लेने का फैसला सचिन पर छोड़ने की वकालत की है। रिटायरमेंट तो वो अपने मन से लेंगे, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर के ऊपर कुछ कहना उचित न होगा। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत में सुधार हो रहा है। वो अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर 24 घंटे उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। दिलीप कुमार को रविवार को बेचैनी की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उन्हें 3 से 4 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अभिनय की पाठशाला कहे जाने वाले दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे हैं। 90 साल के इस अभिनेता की सेहत में सुधार के लिए देश भर से फैंस दुआ कर रहे हैं। बेमिसाल अभिनय के लिए दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। 6 दशकों के अपने फिल्मी करियर में दिलीप साहब ने एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं।